Hey everyone, welcome back to my channel. I am Balkh Agarwal and I have qualified UGC NET JRF examination. तो आज हम पढ़ने वाला हमारा सर्विस मॉडल। ये आपके यूजीसी के एग्जाम में पूछा गया है। तो आज हम सर्विस के कितने तरह के मॉडल होते हैं वो सब आज हम एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारा सर्विस के कौन कौन से मॉडल आते हैं। सबसे पहला आता है सर्विक्यूल मॉडल विच इज सर्विस क्वालिटी मॉडल। अब ये मॉडल क्या बताता है, चलिए पढ़ते हैं। द सर्विक्यूल मॉडल इज अ एम्पिरिक मॉडल बाय जेंटलमैन पर्सन एंड बेरी टू कंपेयर सर्विस क्वालिटी परफॉर्मेंस विद कस्टमर सर्विस क्वालिटी नीड्स। क्या बोल रहा है ना, इसको में क्या करता है, इसको डिफाइन किसने किया था ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। एंड क्या कहता है सर्विस क्वालिटी मॉडल, ये क्या करता है ना, कंपेयर करता है आपका सर्विस क्वालिटी आप कितना दे रहे हैं और कस्टमर का कितना एक्सपेक्टेशन आपके सर्विस से, वो दोनों को कंपेयर करता है, उनके क्वालिटी को कंपेयर करता है। It is used to do a gap analysis of an organization service quality performance against the quality needs of its customer। मतलब वो हेल्प करता है हमें गैप फाइंड करने में, क्या करने में, हमें गैप निकालने में हेल्प करता है कि हमारा कस्टमर ने कितना सर्विस एक्सपेक्ट किया था और कंपनी कितना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उन दोनों के बीच जो गैप होता है ना, वो हम लोग को सर्विक्यूल मॉडल हेल्प करता है डिफाइन करने में। ओके, इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग द गैप। ये मॉडल ना बेसिकली गैप पे ही बेस्ड है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन पे एंड कितना उसको डिलीवर हो रहा है सर्विस, राइट, उसका गैप जो निकालते हैं उस पे बेस्ड है सर्विक्यूल मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द 10 ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ सर्विक्यूल मॉडल और सर्विस क्वालिटी मॉडल इसके 10 डायमेंशन होते हैं। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 होता है विच इज़ अ रेटर मॉडल, बट डायमेंशन इसके 10 होते हैं। और वो 10 कौन कौन से होते हैं, टैंजिबल्स, रिलायबिलिटी, responsiveness, communication, credibility, security, competence, courtesy, अंडरस्टैंडिंग एंड एसेस। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है या ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप इसको निम्नोनिक्स के फॉर्म में बना सकते हो और इसको याद कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म या कुछ ऐसा बना सकते हो, ठीक है। जैसे पीछे हमारा रेटर मॉडल है, उसको रेटर के नाम से डिफाइन कर दे, उसका शॉर्टकट भी निकल गया, वैसे आप इसको भी बना सकते हो कुछ शॉर्टकट, ठीक है। बट ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है बच्चे, ठीक है। तो ये 10 डायमेंशन होते हैं आपके, टैंजिबल्स, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, कम्युनिकेशन, क्रेडिबिलिटी, सिक्योरिटी, कॉम्पिटेंस, कर्टसी, अंडरस्टैंडिंग एंड एसेस, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू 5 रेटर डायमेंशन ऑफ सर्विस क्वालिटी। इसमें ना 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। जो 10 डायमेंशन हमने पीछे पढ़ा उसके 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशन क्या है, जिसको हम रेटर बोलते हैं, ठीक है। R stands for reliability, A stands for assurance, T stands for tangible, E stands for empathy and R stands for responsiveness, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, 5 रेटर डायमेंशन क्वालिटी मॉडल। चलिए क्या पढ़ते हैं, ये क्या बोलता है। सबसे पहला आता है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या बोलता है ना, दिस इज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू परफॉर्म द सर्विस इफेक्टिवली एंड एक्यूरेटली। मतलब रिलायबल है, आपका कोई प्रोडक्ट है आपका रिलायबल है, कस्टमर उस चीज़ पे रिलाई कर रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को प्रोड्यूस या उस सर्विस को, सॉरी नॉट प्रोडक्ट, सर्विस, आप उस सर्विस को एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहे हो, सही से परफॉर्म कर रहे हो। इट मेजर्स वेदर द फर्म लिव्ड अप टू इट्स प्रोमिसेस और नॉट। ये बताता है वेदर जो फर्म है ना, जो एक्सपेक्टेशन था कस्टमर का उसके अकॉर्डिंगली लिव किया है, अप टू उसके मार्क में है या नहीं है, ठीक है। एश्योरेंस, एश्योरेंस क्या बताता है, दिस डायमेंशन डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, इट इज देयर स्किल्स टू प्रोड्यूस ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर। ये आपके जो फर्म में एम्प्लॉयज होते हैं उस पर डिपेंड करता है। ये बताता है कि उनका कितना स्किल्स है कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनका क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट फर्म की तरफ बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये होता है आपका एश्योरेंस, मतलब एश्योर कर रहा है आप डेडिकेटेड कितना है एम्प्लॉयज कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है, उनको रिटेन कर रहा है थ्रू ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। द थर्ड पॉइंट इज टैंजिबल। टैंजिबल्स क्या होता है, कुछ ऐसा फैसिलिटीज, दिस डायमेंशन रिफर्स टू द फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, पर्सनल एंड कम्युनिकेशन मटीरियल, ठीक है। ये सब क्या होता है आपका टैंजिबल्स। द फोर्थ पॉइंट इज एम्पैथी। एम्पैथी मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो, कितना समझ रहे हो। एक होता है आपका सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। एम्पैथी हमेशा होना चाहिए। एम्पैथी दैट मीन्स किसी को अंडरस्टैंड करना, किसी के बारे में समझना। सिंपैथी होता है आप हमदर्द दिखा रहे हो,
बट होना हमेशा एम्पैथी चाहिए. एम्पैथी इज अ गुड थिंग. Empathy. This dimension refers to the attention and priority the organization gives to the needs and requests of the customer. मतलब आप कस्टमर्स के नीड को कितना प्रायोरिटी दे रहे हो, कितना उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो, वो होता है एम्पैथी. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज रिस्पॉन्सिवनेस. दिस डायमेंशन इज रिलेटेड टू द फर्म एंड इट्स एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू एड कस्टमर एंड प्रोवाइड एप्ट सर्विस एज प्रॉमिस. रिस्पॉन्सिवनेस मतलब आप जो कस्टमर्स के नीड के उसके तरफ कितने रिस्पॉन्सिव है, आप कितना उनको डिलीवर कर रहे हो वो चीज़ जो कस्टमर ने मांगा था, जो सर्विस कस्टमर ने मांगा था, आप कितने उसके तरफ रिस्पॉन्सिबल हो. तो ये क्या होता है 5 पॉइंट्स विच इज द 5 इंपॉर्टेंट रेटर डायमेंशन: रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, टैंजिबल्स, एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिवनेस. आई होप आई एम क्लियर. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो गैप होता है, जितना कस्टमर एक्सपेक्ट किया था और जितना उसको मिला है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, वो होता है आपका गैप्स ऑफ सर्विस क्वालिटी मॉडल. और कौन कौन से गैप होते हैं? नॉलेज गैप होते हैं, स्टैंडर्ड्स गैप होते हैं, डिलीवरी गैप होते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है एंड सेटिस्फैक्शन गैप होते हैं. चलिए वन बाय वन पढ़ते सब क्या बोलते हैं. नॉलेज गैप. नॉलेज गैप ये होता है ना, जब आपके कंपनी को पता ही नहीं है कि आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए, उनको आइडिया ही नहीं है, उन्होंने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा से किया ही नहीं, कि उनको पता नहीं है कि कंज्यूमर एक्चुअली चाह क्या रहे, एक्चुअली मांग क्या रहे, क्या सर्विसेज मांग रहे. वो होता है आपका नॉलेज गैप. A gap emerges when a firm's information on consumer need is not enough, keeping them from precisely moving towards customer. It is also known as management perception gap. ठीक है, important है. When the organization assumption of customer perception are different from the customer, the gap arises. मतलब जब आप जो कंज्यूमर के बारे में सोच रहे हैं, सपोज उनको A सर्विस चाहिए बट आप सोच रहे हैं कंज्यूमर B सर्विस चाहिए उनको, तो ये क्या होता है? नॉलेज गैप. क्योंकि आपको पता नहीं है कंज्यूमर को A सर्विस चाहिए, आप प्रॉपर रिसर्च नहीं कर रहे हो, प्रॉपर रिसर्च कर रहे नहीं हो अपने मार्केट का, तो इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा है. वो होता है आपका नॉलेज गैप, व्हेन इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रहता है. द सेकेंड वन इज स्टैंडर्ड गैप. The firm has framed its thinking in terms of what the client expects from its management. If this notion isn't correct from the start and does not correspond to what clients anticipates, there is a good chance the firm will misinterpret it as a quality strategy and comparing regulation. Standard gap मतलब एक स्टैंडर्ड होता है कस्टमर का कि मेरे को इतने स्टैंडर्ड तक चाहिए, इतना एक्सपेक्टेशंस रहता है. बट अगर फर्म उसको मिस इंटरप्रेट करता है और उसको जज नहीं कर पाता अच्छे से, तो आपका क्या आता है? स्टैंडर्ड गैप अराइज हो जाता है. The quality perception gap भी इसका another name है of standard gap. To close this gap, service design and performance criteria is important. मतलब आपको अपना स्टैंडर्ड्स, अपने कस्टमर के स्टैंडर्ड्स को पता होना चाहिए, उनको पता रहना चाहिए कि क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है अपने मैनेजमेंट से. ठीक है, तभी ये स्टैंडर्ड्स गैप को मिनिमाइज हो सकता है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट गैप विच इज डिलीवरी गैप. डिलीवरी गैप क्या होता है कि आपके कस्टमर ने मांगा आपसे A प्रोडक्ट, A सर्विस, बट आपने क्या डिलीवर कर दिया? B सर्विस. आपके कस्टमर ने बोला मुझे हेयर कट चाहिए, पर आपने क्या डिलीवर कर दिया? उनको स्पा. ठीक है, तो वो क्या हो गया? डिलीवरी गैप. मतलब आप उनसे हेयर कट मांग रहे हो बट वो आपको हेयर स्पा दे रहे हैं, तो सर्विस का क्या हो गया? गलत ट्रांसफर हो गया. ठीक है, मतलब जो सर्विस कस्टमर ने मांगा वो नहीं देके आप कुछ और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, डिलीवर कुछ और कर रहे हो, वो जाता है आपका डिलीवरी गैप. A gap can likewise happen when the firms offer a service that is not the same as the customer has anticipated. This gap is also known as service delivery gap. Here, customer experience with a particular service or product must be taken into account for improvement. This is usually done in the form of feedbacks. हम feedback ले सकते हैं और उसको improve कर सकते हैं. Many times while delivering food, the orders of wrong मतलब क्या होता है? Wrong packaging हो जाता है. आपने मंगवाया था नूडल्स और आपको डिलीवर हो गया पिज्ज़ा, तो क्या हो गया? ये रॉन्ग डिलीवरी, राइट. तो इसमें क्या होना चाहिए? फीडबैक लेना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए. मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ गैप विच इज कम्युनिकेशन गैप. अब कम्युनिकेशन गैप क्या होता है ना कि क्या होता है, समटाइम्स एडवर्टीजमेंट होता है आपका प्रोडक्ट का. ठीक है, कोई एडवर्टीजमेंट हो रहा है, जैसे कोई प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, बट कंपनी जो है बताना भूल जाती है कुछ और इन्फॉर्मेशन जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो आपको प्रिकॉशंस में लेना चाहिए वाइल यूजिंग दैट प्रोडक्ट. तो ये क्या हो गया? कम्युनिकेशन गैप प्रॉब्लम आ गया कि कंपनी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है थ्रू एडवर्टीजमेंट कि आपको एक्चुअली ये, अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो साथ में एक एडिशनल प्रिकॉशन भी आपको लेना चाहिए.
तो कम्युनिकेशन इंटरप्रिटेशन अच्छे से नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन ट्रांसफर नहीं हो रहा अच्छे से, तो वो होता है कम्युनिकेशन गैप. This gap occurs when the organization promises services that are not capable of to deliver. मतलब कंपनी कुछ ऐसा प्रॉमिस कर देती है जो वो केपेबल ही नहीं है डिलीवर करने के लिए. सपोज एक कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट किया एक पिज़्ज़ा के बारे में और बता रही इस पिज़्ज़ा में ये फीचर है या ये टेस्ट फ्लेवर्स आएंगे, बट जब आपने उसको ऑर्डर किया और जब आपने टेस्ट किया तो वो एकदम डिफरेंट हुआ आपके प्रोडक्ट जो आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा था. तो वो क्या मैच नहीं किया, कम्युनिकेशन गैप अराइज हो गया, क्योंकि वो उस एक्सपेक्टेशंस को जो वो डिलीवर की थी, जो मार्केट की थी, जो वो एडवर्टाइज की थी, उसको मीट नहीं कर पा रहे. तो ये कम्युनिकेशन गैप हो गया. The communications that a firm sends out can create wrong expectation. It is difference between the consumer experience and expectation. It is also known as market communication gap. मतलब आप communicate जो कर रहे हो वो नहीं करके आप क्या कर रहे हो, कुछ और ही हो रहा है आपके साथ. मतलब जो आप actually advertise किए हो वो expectations को meet नहीं कर रहा, वो उसको stand out नहीं कर रहा, तो वो होता है आपका communication gap. तो ये 4 तरह के gap होते हैं, which is knowledge gap, standard gap, जब आपको knowledge की कमी है कि आपको कस्टमर को क्या चाहिए, स्टैंडर्ड जो आपके कस्टमर के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहा है, डिलीवरी गैप जब क्या हो रहा है आपको रॉन्ग डिलीवर हो रहा है प्रोडक्ट या कुछ, एंड कम्युनिकेशन गैप जब आपको प्रॉमिस कुछ और कर रहा है एंड आपके पास कुछ और है, वो हो रहा है कम्युनिकेशन गैप. तो एंड द फिफ्थ वन इज सेटिस्फैक्शन गैप. ठीक है, सेटिस्फैक्शन गैप आपका क्या बताता है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड नॉलेज गैप. हमने पीछे पढ़ा था ना कम्युनिकेशन गैप क्या होता है और नॉलेज गैप का कॉम्बिनेशन होता है. इट इज़ द ओवरऑल गैप बिटवीन द कस्टमर परसेप्शन ऑफ अ सर्विस एंड द कस्टमर एक्सपीरियंस विद द सर्विस एंड द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब सेटिस्फैक्शन गैप होता है कि एकदम एंड स्टेज जो कॉम्बिनेशन होता है कम्युनिकेशन एंड नॉलेज का, मतलब असली में जब कस्टमर को वो एक्सपीरियंस मिल रहा है तो वो और एक्चुअली वो सच में क्या सोचा था, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है सेटिस्फैक्शन. The company's credibility and reputation in the market are at the stake unless customer happiness is maintained. Also known as perceived quality of service gap. इसको क्या बोलते हैं, perceived quality of service gap. तो ये 5 तरह के गैप होते हैं, knowledge gap, standard gap, delivery gap, communication gap and satisfaction gap. And the 5 rater models are reliability, assurance, tangible, empathy and responsiveness. I hope I am clear with the ServiQ model. Moving forward to the next model, which is service performance model. अब ये क्या बताता है, service performance was created on the basis of critique by ServiQ by J.J. Crony and S.A. Taylor in 1994. Again किसने इनको दिया था ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा. The service performance measures quality as an attitude and not satisfaction. Service quality performance क्या करता है, services को एक attitude की तरह measure करता है but not satisfaction. However, it uses an idea of perceived service quality leading to satisfaction. But it goes further and connects satisfaction with purchase intention. ठीक है, द सर्विस परफॉर्मेंस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सर्विक्यूल. सर्विस परफॉर्मेंस मॉडल आपका एक मॉडिफिकेशन है, एक चेंज है सर्विस क्वालिटी मॉडल में, एंड दस यूज द सेम कैटेगरीज टू एसेस. और जो रेटर मॉडल हम यूज करते थे सर्विस क्वालिटी मॉडल में, वही कैटेगरी वही पैरामीटर्स यूज करते हैं सर्विस परफॉर्मेंस भी. ठीक है, वो क्या होता है, रिलायबिलिटी रेटर मॉडल, एश्योरेंस, टैंजिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड एम्पैथी. ठीक है, मतलब ये सर्विस क्वालिटी मॉडल पे ही बेस्ड है बट उसका एक मॉडिफिकेशन है. ठीक है, वो होता है आपका सर्विस परफॉर्मेंस. यहाँ पे क्या होता है ना, इसमें हम क्या यूज करते हैं, इन ईच ऑफ द कैटेगरीज देयर आर स्टेटमेंट दैट आर इवेल्युएटेड ऑन 7 लिकर्ट स्केल. 7 लिकर्ट स्केल है, मतलब वो एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, ये आपने पढ़ा होगा लिकर्ट स्केल आपके कम्युनिकेशन यूनिट में. ठीक है, सॉरी रिसर्च में. तो ये लिकर्ट स्केल में बेस्ड है जो कि द सर्विस जो कि 22 परफॉर्मेंस रिलेटेड मेजर्स को यूज करता है. मतलब क्वेश्चन है जो आपका फॉर्म होता है वो 22 क्वेश्चन बेस्ड रहता है, बट आपका सर्विक्यूल मॉडल जो होता है वो 44 स्टेटमेंट्स रहता है. ये डिफरेंस होता है आपके दोनों में. मतलब जब आपका रिसर्च हुआ था सर्विक्यूल मॉडल में तो वो 44 स्टेटमेंट्स को प्रपोज किया था और वो बेस्ड था एक्सपेक्टेशंस एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड में. ठीक है, बट सर्विस परफॉर्मेंस मॉडल जो है खाली 22 में बेस्ड है, जो यूज किया था ओनली परफॉर्मेंस रिलेटेड, नॉट एक्सपेक्टेशंस. बट आपका सर्विक्यूल मॉडल एक्सपेक्टेशंस भी लिया था एंड परफॉर्मेंस भी, और 44 स्टेटमेंट पे बेस्ड था. आई होप आई एम क्लियर. मतलब सर्विस परफॉर्मेंस मॉडल जो है वो आपका एक मॉडिफिकेशन है सर्विस क्वालिटी मॉडल का ही, जो कि सेम पैरामीटर्स पे बेस्ड है, विच इज रेटर मॉडल.
और जिसने 22 परफॉर्मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस को फ्रेम किया था, वेरा सर्विस क्वालिटी मॉडल ने 44 स्टेटमेंट्स जो कि एक्सपेक्टेशंस एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड था। आई होप आई एम क्लियर विद सर्विक्यूर मॉडल एंड सर्विस परफॉर्मेंस मॉडल। मूविंग फॉरवर्ड टू दिस मॉडल जो बताता है डाइनिंग consumer determines which restaurant meet the quality and value standards, also known as DineServe, is proposed as a reliable, relatively simple tool for determining how consumer view a restaurant's quality। मतलब ये क्या बताता है DineServe? डाइन मतलब क्या होता है? डाइनिंग, जो रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, ठीक है, राइट। मतलब आपका डाइनिंग कैसा है ये बताता है, कस्टमर के रेस्टोरेंट को की क्वालिटी को रेट करता है, वो होता है आपका DineServe। मतलब डाइनिंग कंज्यूमर डिटरमाइन विच रेस्टोरेंट मीट द क्वालिटी एंड वैल्यू स्टैंडर्ड्स। मतलब कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है जो कस्टमर्स के सर्विसेज, जो कस्टमर के क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। यहाँ पे क्या हुआ था ना, 29 आइटम DineServe क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हुआ था, 29 क्वेश्चन है प्रिपेयर हुआ था क्वेश्चंस के compromise service quality standards that fall into 5 categories: assurance, empathy, reliability, responsiveness and tangibles। ये भी सेम ही मॉडल पे पेस्ट है, सब सेम ही पे, बस आपका हर एक का मीनिंग डिफरेंट है। ये आपका क्या है, DineServe, मतलब आपका पता है कौन सा रेस्टोरेंट जो है वो कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस, उनके क्वालिटी, उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। यहाँ पे 29 क्वेश्चन यूज हुआ था जो कि इस रिसर्च को बेस्ड किया था, और हमारा 5 कैटेगरीज आया था विच है एश्योरेंस, एम्पैथी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड टैंजिबिलिटी। I hope I am clear. The next is RSQS model. RSQS model ये इन्होंने दिया था, डैबहोल्कर एंड एट ऑल proposed a hierarchical model of service quality called Rater Service Quality Scale, in which retail service quality is viewed as a higher order factor with performance based measurement। यहाँ पे क्या होता, रिटेलर्स का देखा गया था सर्विस, राइट। ये रिटेल सर्विस क्वालिटी मॉडल है, RSQS, रिटेल सर्विस क्वालिटी स्केल। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, रिटेल सर्विस क्वालिटी को एक हायर ऑर्डर फैक्टर में देखते हैं जो कि बेस्ड होता है आपके परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे, परफॉर्मेंस बेस्ड मेजरमेंट रहता है। सिंपल, आपको बस इस दोनों मॉडल में सिर्फ ये याद रखना है कि ये डाइनिंग सर्विस मतलब आपके रेस्टोरेंट से रिलेटेड है। द सेकेंड वन इज रिलेटेड टू रिटेल सर्विस, जो कि आपके रिटेलर्स को फैक्टर देता है, हायर फैक्टर देता है, और वो बेस्ड होता है आपके परफॉर्मेंस बेस्ड मेजरमेंट पे। DineServe आपका 29 क्वेश्चन है यूज हुआ था और 5 पैरामीटर्स था विच वे एश्योरेंस, एम्पैथी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड टैंजिबिलिटी। वेयरएज RSQS जो होता है वो आपके रिटेलर्स पे बेस्ड रहता है और उनको एक हायर फैक्टर्स कंसिडर करता है जो कि आपके परफॉर्मेंस बेस्ड मेजरमेंट पे बेस्ड रहता है, ठीक है। एंड सर्विस परफॉर्मेंस मॉडल ये आपको होता है, ये भी आपके रेटर मॉडल पे बेस्ड है, सर्विस क्वालिटी मॉडल पे बेस्ड है, बट ये आपका जो है 22 क्वेश्चन है प्रिपेयर किया था ऑन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस रिलेटेड। वेयरएज सर्विक्यूर मॉडल विच इज सर्विस क्वालिटी मॉडल जो होता है वो भी रेटर मॉडल पे बेस्ड है, उसके 10 और डायमेंशन है, कुछ गैप से 5 जो हमें जो आइडेंटिफाई हुए थे, और ये 44 स्टेटमेंट्स को प्रपोज किया था जो कि एक्सपेक्टेशन एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड थे। आई होप आई एम क्लियर, ये पूरा आपको समझ आ गया हो। सबसे इंपॉर्टेंट आपका सर्विस क्वालिटी मॉडल है एंड सर्विस परफॉर्मेंस मॉडल, ये इस दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये दोनों को आप रीडिंग भी कर लोगे तो समझ जाओगे, क्योंकि इसमें एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको पढ़ना है खाली कि किस चीज़ से रिलेटेड है, RSQS रिटेलर से रिलेटेड है एंड DineServe आपके रेस्टोरेंट से रिलेटेड है। आई होप आई एम क्लियर, आपको ये मॉडल समझ आ गया हो। ये कुछ रेफरेंस है जिसको आप रेफर कर सकते हो फॉर स्टडिंग, क्योंकि मैंने भी ये स्लाइड्स जो है इनके हेल्प से बनाया था। और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पूरा मॉडल, सर्विस का मॉडल समझ आ गया हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी टॉपिक आप चाहते हो मैं फर्दर लाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। एंड टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। बाय एवरीवन।